की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, यील्ड। कि यील्ड क्या है हमारे पास। अगर किसी ने लास्ट कोई भी लेक्चर चेकआउट करना हो चैप्टर नंबर 1 में से, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यील्ड के बारे में। यील्ड क्या होती है। यील्ड को हम मोस्टली क्या बोल देते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल इक्वेशन है, उसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उस प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है उसको हम यील्ड बोल देते हैं। कि जितने ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट होगी उसको बोलेंगे इतनी यील्ड हमारे पास आई है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है यील्ड की। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वही के केमिकल रिएक्शन कोई भी प्रोसीड हो रहा हो, इसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट की अमाउंट को, कितनी अमाउंट है उसको हम यील्ड बोल देते हैं। सिंपली अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज हमारे पास है वाटर। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, वाटर की हम पहले केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। 2H2 + O2 गिव राइज 2H2O। यही वाटर की केमिकल इक्वेशन है इसके फॉर्मेशन की, कि हमारे पास हम 2 मोल हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 मोल प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 मोल किसके यूज़ किए, हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट कितनी बनी हमारे पास, 2 मोल्स। अब यील्ड हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है, एक एक्चुअल यील्ड और दूसरी थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अब एक्चुअल यील्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री हमें क्या कहती है, जो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करवाती है, उसके अकॉर्डिंग के जितने हमने अमाउंट रिएक्टेंट यूज़ की है उतनी अमाउंट की हमारे पास प्रोडक्ट बननी चाहिए। कि जितने मैस रिएक्टेंट का है, जितने नंबर ऑफ ग्राम्स के रिएक्टेंट है, उतने ही नंबर ऑफ ग्राम किसके होने चाहिए, प्रोडक्ट के। तब हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अब इसमें अगर इनके ग्राम्स चेक करें, हाइड्रोजन के कितने ग्राम है, एक हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है 1, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इसका कितना हो गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन का एक होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32 ग्राम। अब कलेक्टिवली दोनों रिएक्टेंट का देखें तो हमारे पास कितना बनता है 36 ग्राम। हम देख लेते हैं प्रोडक्ट में भी इतना है या इससे कम या ज़्यादा। अब प्रोडक्ट में भी उतना ही, 2 हाइड्रोजन है, दोनों का 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी 2 है, तो उनका मिला के कितना हो गया 4 + 32 = 36 ग्राम। यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36। तो ये स्टोइचियोमेट्री की कंडीशन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास, जितने ग्राम रिएक्टेंट हमने यूज़ किए हैं, जितने रिएक्टेंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट के ग्राम बन रहे हैं। अब यील्ड में क्या, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस आ जाता है। अब पहले एक्चुअल यील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ठीक है, कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, जो हम उसको वेट करके देख सकते हैं कि इसके इतनी प्रोडक्ट लेट्स सपोज बनी है, तो वो क्या होती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। उसका हम मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स बने हैं, वो होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट पे प्रोडक्ट बनेगी उसको हम यील्ड बोलेंगे। रिएक्टेंट को यील्ड नहीं बोलना है, ये तो जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू प्रोसीड द रिएक्शन। लास्ट पे प्रोडक्ट इसको हमने यील्ड कहना है। तो एक्चुअल यील्ड, जो एक्चुअल में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसका मैस कैलकुलेट करके हम उसको बोल देते हैं एक्चुअल यील्ड, कितने नंबर ऑफ ग्राम प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुई है केमिकल रिएक्शन से। नाउ व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, ये तो जो हमारे पास रियल प्रोडक्ट है जो हमें ऑब्टेन होती है वो एक्चुअल यील्ड है। अब थ्योरेटिकल जो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें इतने रिएक्टेंट दिए हैं तो इतने ही प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे ये वाली यील्ड हमने कैलकुलेट की है, ये होती है थ्योरेटिकल यील्ड, कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के थ्रू हमने यील्ड कैलकुलेट की है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड,
कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, बहुत कम होती है। अब थ्योरेटिकल यील्ड ऑब्वियसली सबको पता है, यहाँ पे है हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की है 36 मैक्सिमम है ये, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ज़रूर एक्चुअल में जाके हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो सेम ही रहना है, कभी इसका 1 से 2 थोड़ी हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन का 16 से अगर हम 17 कर दें, नहीं, इनका मैथ सेम रहेगा, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है थ्योरेटिकल यील्ड में। इन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में जो एक्चुअल यील्ड होती है वो कम होती है इन एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है? सबसे पहले रीज़न हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, कि ऐसे लोग इंस्ट्रूमेंट को डील कर रहे हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट को ईजीली टैकल नहीं कर सकते। जब इंस्ट्रूमेंट जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, अगर वही हम अच्छे से नहीं यूज़ कर सकते, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट होगी, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की है, उसको हमने एक्सपेक्ट किया कि इतनी यील्ड हमें एक्चुअल यील्ड होनी चाहिए। तो जब अच्छे से उन इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ ही नहीं कर सकेंगे, कुछ शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, उसकी वजह से एक्चुअल यील्ड भी कम हो जाएगी, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है हमारी उससे प्रोडक्ट अमाउंट कम हो जाएगी। अब सेकंड इसकी रीज़न है साइड रिएक्शंस में प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स, किस इसका क्या मतलब है कि साइड रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। लेट्स सपोज जो रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो उन्होंने जो मेजर प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली उसके थ्रू ही हमने यील्ड कैलकुलेट करनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिएक्टेंट साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेशन उनके शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, सेंटर प्रोडक्ट है, उसकी यील्ड कम हो जाती है और साइड रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसका मतलब है हमारा रिएक्टेंट कम्प्लीटली हमारे प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उस पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि साइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स में उसके अमाउंट कम हो रहे हैं, जो एक्चुअल यील्ड है उसकी अमाउंट कम हो रही है। तो ये भी एक सेकंड रीज़न एक्चुअल यील्ड के कम होने की एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब थर्ड इसकी रीज़न क्या है? सम प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग बाय डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल्स, वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं इफ़ नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। ये कुछ प्रोसेस है लाइक फिल्ट्रेशन, जब फिल्ट्रेशन करते हैं हम, हमारे पास कोई भी लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट है कि हमने उसको फिल्टर करना है, कुछ हमारे रेजिड्यूज वेस्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड पे उसका इफेक्ट होता है, कम हो जाती है। सेपरेटिंग बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी अब सबको पता है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है सेकेंडरी की केमिस्ट्री के 7 चैप्टर में, कि हम सॉल्वेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पे सेपरेट आउट करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान भी हमारी जो एक्चुअल यील्ड कम होने का उसमें ख़तरा होता है। लेट्स सपोज सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू भी अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट वेस्ट थोड़ी सी हो जाती है, तो तब भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, कि ये भी कुछ ऐसे प्रोसेस है, अगर हमसे थोड़ी सी प्रोडक्ट भी वेस्ट हो जाए, अच्छे से उसको टैकल हम ना कर सकें, तो तब भी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। तो ये तो थी इसके कुछ रीज़न, ठीक है, जिसमें हमने एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में पढ़ा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है और कैसे एक्चुअल यील्ड कम होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। अब इस पूरे प्रोसेस में हम किसी भी रिएक्शंस की एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे कि वो कितना एफिशिएंट रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म हुआ है। तो रिएक्शन की एफिशिएंसी हम एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को आपस में कंपेयर करके परसेंटेज की फॉर्म में इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड, कि परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में हम इन दोनों यील्ड्स को कंपेयर करेंगे और क्या कर देंगे, इनकी एफिशिएंसी को चेकआउट कर लेंगे। लेट्स सपोज के जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा परसेंटेज यील्ड is equal actual yield divided by theoretical yield मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है उसका फॉर्मूला। अब कैसे इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कैलकुलेट करके किसी भी जो रिएक्शन उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, उसकी एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के। तो इसकी एक एग्जांपल हम
सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं इसको रेस कर देती हूँ, इसकी जगह हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम रिएक्शन में जो रिएक्शंस की एफिशिएंसी की हमने बात की थी कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और वी कैन से दैट विद दिस टर्म we will able to know that how much percent reactants convert into products and how much product is formed। कि इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कितने परसेंट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और कितनी प्रोडक्ट हमें मिली है। उस बेस पे हम रिएक्शन की एफिशिएंसी मेजर कर लेंगे कि कितना एफिशिएंट रिएक्शन है, कितने परसेंट है, इवन के 50% है, 60% है, 70% है, 90% है। इसका ये मतलब होता है कि इतने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम अपनी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। व्हेन लाइमस्टोन विच इज CaCO3 इज रोस्टेड क्विक लाइम CaO इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। कि जब हम लाइमस्टोन को रोस्ट करते हैं क्विक लाइम हमारे पास प्रोड्यूस होता है। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ। CaCO3 को जब रोस्ट किया जाता है एक तो क्विक लाइम प्रोड्यूस होता है प्लस CO2, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बनती हैं। अब क्या है नेक्स्ट, एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO विच इज़ क्विक लाइम इज़ 2.5 kg। कि हमें जो जो इस रिएक्शन में गिवन है, फर्स्ट क्या गिवन है, एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO। एक्चुअल यील्ड कौन सी होती है, जो हम रियल में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी प्रोसीजर और लास्ट में जो प्रोडक्ट होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ ग्राम को कैलकुलेट करके उसको वेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट हमारे पास बनी है। तो जो एक्चुअल यील्ड है, हम पहले जो हमारे पास गिवन है उसको साथ साथ लिखते जाते हैं। एक्चुअल यील्ड ऑफ क्विक लाइम विच इज़ CaO कितनी है, इसकी एक्चुअल यील्ड 2.5 kg। अगर इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2500 ग्राम आ जाएगी इसकी एक्चुअल यील्ड किसकी, CaO की। व्हेन 4.5 kg लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड, कि इतना लाइमस्टोन अगर रोस्ट किया जाए तब हमारे पास इतनी एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस होती है। अब लाइमस्टोन भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। लाइमस्टोन का हमारे पास गिवन है कितने अमाउंट ऑफ हमने लाइमस्टोन यूज़ किया है, कितने 4.5 kg। तो ये है हमारे पास मैस ऑफ CaCO3 कितना मैस गिवन है 4.5 kg। इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4500 ग्राम, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड फॉर दिस रिएक्शन। कि हमने इस रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, कि एफिशिएंसी चेक करनी है, रिएक्शन कितना एफिशिएंट परफॉर्म हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने का वही एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 के दोनों यील्ड को आपस में कंपेयर कर देंगे। अब एक्चुअल यील्ड तो हमारे पास प्रेजेंट है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड करनी है। अब सब ये ना सोचने बैठ जाना कि थ्योरेटिकल यील्ड का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। यील्ड क्या होती है, हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अमाउंट को देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स को देखते हैं, कितने ग्राम प्रोडक्ट मिली है। नंबर ऑफ ग्राम मतलब उसका हमने मैस फाइंड आउट करना है, किसका, प्रोडक्ट का, CaO का, थ्योरेटिकल यील्ड के लिए। अब मैस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल मैस बाय मोलर मैस। तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो हमने रिएक्टेंट के यूज़ किए हैं और मोलर मैस जो हमारे पास है प्रोडक्ट का, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी इन ग्राम्स के। कितना मैस है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड का। अब हम अपने इस एग्जाम्पल को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स भी तो फाइंड आउट करने हैं, किसके, रिएक्टेंट के, कितने रिएक्टेंट हमने नंबर ऑफ मोल्स इसके यूज़ हो रहे हैं इक्वेशन में। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए कि हम बात कर रहे हैं अभी CaCO3 की, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्म होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, मैस बाय मोलर मैस। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं
मैथ इसका क्या है, गिवन है ऑलरेडी 4500 ग्राम, और मोलर मैथ इसका होता है हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का होता है हमारे पास 40, सी का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एक का 16, तो 3 का हो जाएगा 48। अगर 48, 12 और 40 को हम प्लस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा जी 100 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास ये है CaCO3 के लिए। किसके लिए? CaCO3 के लिए है मोलर मास। और जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45 मोल्स के। इतने मोल्स रिएक्टेंट के यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है कि अगर 1 मोल यूज़ हो रहा है किसका? लाइमस्टोन का, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 मोल ही बन रही है, विच इज़ क्विक लाइम। कि इफ़ हम कह सकते हैं 1 मोल CaCO3 यूज्ड इन रिएक्शन, देन 1 मोल ही हमारे पास क्या बन रहा है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 45 मोल्स हों CaCO3 के, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स बनेंगे? 45 मोल्स ऑफ CaO। ठीक है, क्योंकि जितनी अमाउंट पे हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उतनी अमाउंट पे ही हमारे पास क्या बन रही है? प्रोडक्ट। तो अगर 45 हम यूज़ करें तो 45 मोल्स ही हमारे पास किसके बनेंगे? प्रोडक्ट के बनेंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है जी इसका मैस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ गया? हमें पर मैस फाइंड आउट किसका करना है? किसके लिए? थ्योरेटिकल यील्ड के लिए। ठीक है, कि कितनी यील्ड हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, थ्योरेटिकल हमने फाइंड आउट करना है। थ्योरेटिकल के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे और मोलर मैस चाहिए था। नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए थे? CaCO3 के लिए, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो है 45 मोल्स। अब मोलर मैस किसका हमें चाहिए? CaO का। मोलर मैस CaO का कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने CaCO3 का फाइंड आउट किया। कैल्शियम होता है 40, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? 16, तो ये हो गया 56 ग्राम पर मोल। इसको हम पुट कर देंगे, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इधर। तो मैस यहाँ पे इस तरह लिख देंगे हम, मैस इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले थे रिएक्टेंट के लिए? रिएक्टेंट के यूज़ करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितना मैस रिएक्टेंट ने हमें प्रोड्यूस करके दिया है प्रोडक्ट का। इसके हैं हमारे पास 45 मोल्स। ठीक है, और मोलर मैस किसका हम यूज़ करेंगे? CaO का। कि CaO का मोलर मैस हमने यूज़ करना है कि जो हमारे पास बनी है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में हमने इतने मोल्स यूज़ किए, इतने मोल हमारे पास, इतने मोलर मैस है CaO का, तो इसका टोटल मैस हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर मैस कितना था CaO का? 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 2520 ग्राम, 2520 ग्राम। कितना? 2520 ग्राम। ये किसका मैस है? ये हमारे पास क्या आगे है? प्रोडक्ट का मैस, या फिर इसको हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड आ गई है हमारे पास। थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमें कोई भी रिएक्शन होता है, उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, थ्योरेटिकल यील्ड और साथ में क्या चाहिए होता है? एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड ये थी हमारे पास, ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड हमने ये वाली फाइंड की। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करके इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी रिएक्शन की एफिशिएंसी है। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। ठीक है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, एक्चुअल यील्ड क्या थी हमारे पास? 2500 ग्राम एंड थ्योरेटिकल यील्ड 2520 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था, जब इसके रीजंस को क्या पढ़ रहे थे हम, कि जो एक्चुअल यील्ड होती है हमेशा कम होती है इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम
थ्योरेटिकल यील्ड। अब यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल यील्ड है वो कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 99.2%। ये है इसकी परसेंटेज यील्ड, या फिर हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना एफिशिएंट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है रिएक्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये तो हमने समझ लिया एग्जांपल के थ्रू यील्ड। ठीक है, आई होप कि सबको इजीली समझ आ गया होगा। तो आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।